तो जैसे सरफेस टेंशन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी थी, बट अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, विस्कोसिटी, वो है फ्लूइड्स की। और लिक्विड से अलावा गैसेस भी जो है इसमें फिर विस्कोसिटी में शामिल हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? लिक्विड्स और फ्लूइड्स में क्या अंतर करेंगे? फ्लूइड का मतलब होता है सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो लिक्विड्स के साथ गैसेस भी जो है फ्लूइड्स में शामिल हो जाती है। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, तो उसमें जो प्रिंसिपल्स है वो लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चाहे बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑल दोज आर प्रिंसिपल्स यू कैन अप्लाई इक्वली टू लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो विस्कोसिटी की जब अपन बात कर रहे हैं तो किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है। और विस्कोसिटी से जो है हम रिलेट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं इस प्रॉपर्टी से। अराइज होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओनली, बट मैनिफेस्ट किस तरह होता है? ये एक फ्रिक्शन फोर्स के रूप में। और कैसे एक्ट करता है? टू अपोज रिलेटिव मोशन। ये तो फैमिलियर चीज है फ्रिक्शन का मतलब। फ्रिक्शन के बारे में कैसी चीज, कौन सी चीज है जो पहले से आप जानते हो? अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये जानते हो आप। तो यहां पर भी फ्लूइड्स के अंदर रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला, जिसका ओरिजिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उस प्रॉपर्टी का नाम है विस्कोसिटी। आपने बर्नौली का स्टेटमेंट जब पढ़ा हो तो उसमें नॉन विस्कस वर्ड आता है। कंडीशन जब बर्नौली की लिखी जाती है तो उसमें यह बोला जाता है, फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड्स बर्नौली के एप्लीकेशन के लिए। स्टेडी फ्लो किसका? नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल। तो जब फ्लो स्टडी होता है नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का, तब हम बर्नौली लगाते हैं। तो नॉन विस्कस का मतलब है कि फ्रिक्शन के फोर्सेस एब्सेंट होने चाहिए, उससे एनर्जी लॉसेस नहीं होते हैं। तो एनर्जी का कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है बेसिकली बर्नौली। विस्कस फ्लूइड में फ्रिक्शन होगा, एनर्जी लॉसेस होंगे, और बर्नौली फिर होल्ड नहीं करेगी। आगे बात समझ में? हाँ, फ्लूइड में जब तुम बर्नौली पढ़ते हो तो बर्नौली के एप्लीकेशन की क्या कंडीशन है? फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस। तो जैसे न्यूटन लॉ के सवाल करते हो तो पहले आप फ्रिक्शनलेस सरफेसेस पे बॉडीज के मूवमेंट के लिए करते हो, नहीं करते? और बाद में फिर न्यूटन लॉ के सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें सरफेस की रफनेस कोफिशिएंट दे रखे होते हैं और फिर आपसे सवाल करवाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? अब रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं तो क्या होता है? रियल लाइफ सिचुएशंस में सम डिग्री ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर। कम हो सकता है, बट इन एनी रियल लाइफ सिचुएशन देयर विल ऑलवेज बी सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन। आजकल जो है हाइपर लूप आपने सुना हो तो ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि एक
ऐसे रीजन के अंदर जिसमें कि फोर्सेस जो है ड्रैग के कम से कम कर दिए जाएं, चाहे वो कांटेक्ट फ्रिक्शन हो, चाहे वो एयर फ्रिक्शन हो, ड्रैग फ्रिक्शन हो, उन सब फोर्सेस को एलिमिनेट करा जाता है। यदि हम ट्रेन को कंसीडर कर रहे हैं तो ट्रेन के मूवमेंट में कौन कौन सी जगह से जो है ड्रैग आ रहा है, उसके जो ट्रैक है उससे ड्रैग आ रहा है, उसकी जो बॉडी एयर में जा रही है उस पर ड्रैग आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यदि हम हवा और ट्रैक दोनों हटा दें तो ट्रेन को तेज चलाया जा सकता है। यह है लूप, हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट कि आप ड्रैग खत्म करो, फ्रिक्शन खत्म करो और फिर जो है तेज चलाओ। तो हम जो है विस्कोसिटी की डेफिनेशन जब लिखेंगे, इट रेफर्स टू friction forces in fluids which has origin in intermolecular forces. जैसे सरफेस टेंशन का फोर्स है, बताया था ना मैंने कैसे अराइज होता है, वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से। वैसे ही विस्कोसिटी का वजह से लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी किसका कॉन्सिक्वेंस है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का। और इस विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है, फ्लूइड जब भी फ्लो करता है और उनकी लेयर्स में रिलेटिव मोशन होता है, फ्लूइड के फ्लो के दौरान जब भी उसकी डिफरेंट लेयर्स में रिलेटिव मोशन होता है, क्या मतलब वेलोसिटी डिफरेंट होती है लेयर्स की, तो क्या होता है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन अराइज हो जाता है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। ये वैसे ही है जैसे कि मैं सॉलिड फ्रिक्शन की बात करता हूं। सॉलिड फ्रिक्शन में एक सॉलिड सरफेस पे दूसरी सॉलिड बॉडी को अपन ने वेलोसिटी दी, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ग्राउंड पे पुश करके बॉडी को छोड़ दिया तो इट ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस एंड देन कम्स टू रेस्ट। यही हमारा ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को आप सॉलिड सरफेस में पुश करके छोड़ दो तो क्या ऑब्जर्व करते हो? ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन हाउ इज द रफनेस, इट ट्रैवल्स सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। स्लाइड करेगी, रुक जाएगी। वैसा ही जो है फ्लूइड्स में होता है। और इसके बारे में जो स्टडी करी थी न्यूटन ने, विस्कोसिटी का लॉ दिया था। कोई एक व्यक्ति कैसे इतना कुछ कर सकता है? नहीं आता है दिमाग में? है? पूरी मैकेनिक्स जिसने बना दी हो, उसके बाद आगे फ्लूइड नहीं छोड़ा, आगे ऑप्टिक्स में भी पढ़ोगे, वेव्स में अभी साउंड का फॉर्मूले में आएगा। है? हाँ, हीट में आ चुका है, साउंड में आएगा अभी न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है?
तभी कर सकता है जब उसने शादी नहीं करी। तो लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये है डिफरेंट लेयर्स जो है के बीच में रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि भाई एक लेयर वी पे जा रही है, दूसरी लेयर वी प्लस डीवी पे जा रही है, तो ये हो गया रिलेटिव मोशन। तो न्यूटन का आइडिया ये था, जो उसने ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन निकाला, कि फ्लूइड का फ्लो के दौरान रिलेटिव मोशन कैसे अपोज होगा, जो स्लो वाली लेयर है वो फास्ट वाली के ऊपर पीछे की तरफ, और फास्ट वाली लेयर है वो स्लो वाली लेयर पे आगे की तरफ, तभी रिलेटिव मोशन अपोज होगा। जानते नहीं जानते ये बात? रिलेटिव मोशन कैसे अपोज होता है, जब धीरे चलने वाली तेज चलने वाली पे पीछे की तरफ, और तेज चलने वाली धीरे चलने वाली पे आगे की तरफ फोर्स लगा। दैट्स हाउ रिलेटिव मोशन विल बी अपोज्ड। तो ये फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ रही है? यदि लेयर्स का कांटेक्ट एरिया ए हो तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स लेयर्स के बीच में पर यूनिट एरिया लगता है, लेयर्स के बीच में कांटेक्ट एरिया ए होने पर जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपन लिखें Ft अपॉन ए, न्यूटन का लॉ ये है, ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो ग्रेडियंट वर्ड है ये होता है वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा तुमने, शियर फोर्सेस जो होते हैं सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं, तो वैसे शियर टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। यहां पे मैं बता दूं आपको, फ्लूइड के द्वारा जो परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं वो अपन प्रेशर से लिखते हैं। एलिमेंट पे जो नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लूइड के बीच का फोर्स होता है वो किससे लिखते हैं? प्रेशर से लिखते हैं। और टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स जो सरफेस एलिमेंट पे लगता है बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, वो बोलते हैं न्यूटन के फॉर्मूले से शियर फोर्सेस। आ रही है क्या बात समझ में? नॉर्मल डायरेक्शन के फोर्सेस प्रेशर से लिखते हैं, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन के शियर फोर्सेस विस्कोसिटी से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला न्यूटन ने क्या दिया कि ये टेंजेंशियल फोर्स जो होता है पर यूनिट एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें dz जो मैंने लिखा है वो फ्लो के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वेलोसिटी में चेंज आया dv, और उस फ्लो का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में आया, या dv का वेलोसिटी चेंज dz डिस्टेंस में आया। तो वेलोसिटी में चेंज dv और डिस्टेंस है dz, तो dv अपॉन dz मतलब वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट डिस्टेंस।
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? कितना वेलोसिटी में चेंज आया और परपेंडिकुलर मेजर करें कितनी डिस्टेंस में वो चेंज आया। तो जब वेलोसिटी के चेंज को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस measured perpendicular to fluid flow। dz कैसे मेजर कर रहे हैं? फ्लो के परपेंडिकुलर, फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। देख लो मैंने जो लिखा और जो मैंने डायग्राम में बना शो किया, तो मैं चीज सेम दिख रही है नहीं दिख रही है? इसको याद करके अब इसको हम सीखेंगे अप्लाई करना। ये न्यूटन का फॉर्मूला है, इस न्यूटन के फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी आती है तो फिर हम क्या डिफाइन करते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल करके। Ft अपॉन ए इक्वल टू ईटा dv बाय dz। तो ये जो ईटा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शाबाश। ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी होती है। जैसे सरफेस टेंशन कोफिशिएंट होता है लिक्विड की प्रॉपर्टी, वैसे ही विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर फ्लूइड की प्रॉपर्टी। कम ज़्यादा जो भी है उस पर क्या डिपेंड करेगा? उसकी वैल्यू का कम या ज़्यादा होना, कि फोर्सेस कैसे होंगे, कम होंगे ज़्यादा होंगे। ईटा की वैल्यू ज़्यादा होगी फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे, ईटा की वैल्यू कम होगी फोर्सेस वीक हो जाएंगे। हाईली विस्कस का मतलब क्या है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट ज्यादा है, हाईली विस्कस। अरे बात समझ, तो उतना ही जल्दी जो है वो रिलेटिव मोशन में लेयर्स के बीच में स्टॉप हो जाएगा। जैसे आपने स्टिर करा, स्टिर करना मतलब उसको हिलाया, वेसल में कोई लिक्विड है और आपने हिलाया और हिला के आपने छोड़ दिया उसको, तो वो जो उसका स्वर्लिंग मोशन होता है लिक्विड का, वो स्टॉप हो जाता नहीं हो जाता? अब वो कितने देर में स्टॉप होता है ये डिपेंड करेगा उसके विस्कोसिटी के ऊपर। अरे बात समझ, जिसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसमें फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, वो उतना जल्दी स्टॉप हो जाएगा। या उसको स्वर्ल करने के लिए उतनी ज्यादा हार्ड, ज़्यादा ग्रेटर फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। कभी तुमने कॉफ़ी को विप किया हो तो यहाँ पर दर्द होने लग जाता है, उसको हिलाना जो है, तो घर में जो है एक मेंबर जो है से तो काम पूरा ही नहीं होता, 2-3 लोग मिलके करते हैं कई बार। ले यार हाथ दुख गए, करो भाई करो। यदि आपको झाग वाली कॉफ़ी बनानी है तो कॉफ़ी के दूध और चीनी डाल के फिर उसको जो है हिलाना पड़ता है। करा नहीं करा घर पे काम, मेहनत की?
तो जो हिलाने का जो काम होता है उसमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है हाउ हार्ड इट इज कॉफ़ी को whip करना। उसमें जब तक जो है वो चीनी घुल नहीं जाए तो उसको हिलाना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ईटा की आपको डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़े तो इसी से आप ईटा की डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि डीवी बाई डीजेड क्या होगा इसमें, तो ऊपर आएगा मीटर पर सेकंड, नीचे आएगा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। और ये एफ टी अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया पास्कल यूनिट हुई। तो जब ईटा की यूनिट लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ ईटा क्या हो जाएगी, पास्कल सेकंड। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। बट इसकी कॉमन यूनिट ये नहीं है। पास्कल सेकंड इसको कॉमनली बोलते नहीं है। इसको बोलते हैं पॉइजिली। ऐसा यूनिट का जो नेम है पॉइजिली है, बट वो ऐसा यूनिट का नेम है, इसकी सीजीएस यूनिट जो है भी पता होनी चाहिए। पॉइज, सीजीएस यूनिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी की। पॉइज और जैसे मीटर के 100वें हिस्से को सेंटीमीटर कहते हैं, वैसे ही पॉइज के 100वें हिस्से को क्या बोलेंगे, सेंटीपॉइज बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे सेंटीपॉइज? हाँ, 1 centipoise is 10 to power minus 2 poise। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सेंटी का मतलब क्या होता है, -2। एक सेंटी वो भी होता है SENTI, सेंटी में तो नहीं होता सेंटी। सेंटी हो गया यार तो है, कम ऑन। और ये जो सीपी है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वाटर की विस्कोसिटी जो होती है वो याद रखना 1 CP होती है। वाटर की विस्कोसिटी 1 CP होती है। ऑफ कोर्स इसमें टेम्परेचर वगैरह का रोल होता है, ये भी क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ने पे लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है, बट गैसेस की बढ़ती है। तो यहाँ पे उल्टा है, लिक्विड्स और गैसेस का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ ऑपोजिट होता है। लिख लो ये भी। Eta in case of liquids decreases
but eta in case of gases increases. Effect of temperature. फेमस हीरो है, टॉम क्रूज है। तो चलो इस पे सवाल करते हैं कि एक विस्कस लिक्विड जो है के ऊपर एक ग्लास प्लेट है, ठीक है। ग्राउंड पे एक विस्कस लिक्विड है और उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट है। अब ग्लास प्लेट को हम पुल करना चाहते हैं v स्पीड से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक लेयर ऑफ विस्कस लिक्विड है और उस पर एक ग्लास प्लेट है। प्लेट को हम पुल करना चाहते हैं v वेलोसिटी से। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? अब जो तुम्हें मैंने अभी सिखाया उससे ये बात रियलाइज हो गई होगी कि ये जो विस्कस लिक्विड है जैसे ग्राउंड की लेयर रेस्ट पे होगी वैसे प्लेट से कांटेक्ट वाली v स्पीड पे जाएगी। क्यों जाएगी v स्पीड पे? रिलेटिव रेस्ट होता है, स्टिक कर जाती है। तो इस विस्कस लिक्विड के अंदर ये 0 पे होगी और ये लेयर जो है v पे जा रही होगी। तो यदि इस गैप को आपको दे दें स्मॉल अमाउंट देते हुए d, जो विस्कस लिक्विड की थिकनेस है वो आपको दे दें d, तो ये बताओ कि जो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाना पड़ेगा प्लेट को v वेलोसिटी से पुल करने के लिए वो न्यूटन के फॉर्मूले से लिख सकते हैं क्या? ईटा ए v बाई डी। बिल्कुल सही, शाबाश। स्मॉल इनफ डिस्टेंस के लिए dv बाई dz को आप डेल्टा v बाई डेल्टा z बोल सकते हो। dv बाई dz को डेल्टा v बाई डेल्टा z बोल सकते हो। तो जब डेल्टा v बाई डेल्टा z बोलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? वो v बाई d हो जाएगा। फ्लो के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लिखेंगे तो ये फ्लो की वेलोसिटी, इस लिक्विड की लेयर की फ्लो की वेलोसिटी 0, इस लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी v। तो लिक्विड की जो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट ही लिखा जाएगा dv बाई dz, उसे डेल्टा v बाय डेल्टा d से सोचेंगे। डेल्टा v बाय डेल्टा z इज v बाय d।